Dear students, welcome back. Yes, जामिया पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2026 पॉलिटिकल साइंस की पेपर एनालिसिस बिल्कुल रेडी है। आप यदि आज देर तक जगते हैं तो, और कट ऑफ एनालिसिस भी जिसपे मैं ज्यादा बैंक मैं नहीं करता, आप भी मत कीजिए, मेरी गेस है, कुछ भी हो सकता है। बिना किसी भूमिका के चलिए स्टार्ट करते हैं जामिया की 2026 के पेपर एनालिसिस को, जिसके लिए कर रहे हैं आप इंतजार। यस, लेट अस बिगिन। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप जामिया की आईआर एंड एरिया स्टडी भी देना चाह रहे हैं, जिसमें 15 दिन अभी हैं, तो 15 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें मिलते हैं आपको ये सब, और आपके चांस डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने इन डिटेल को मेल करें paulsciencehelp@gmail.com पे। आइए अब एक एक करके क्वेश्चन आंसर करते हैं दौर शुरू, लेकिन उसके पहले ओवरऑल जो मैं हमेशा बताता हूँ वो, इस पेपर में मुझे लगता है, वैसे तो मैं मार्क करूंगा डी, विच इज विल बी डिफिकल्ट। मुझे लगता है 8 to 10 क्वेश्चन, डेफिनेटली 10 क्वेश्चन के आसपास, या 10 to 12 कह लीजिए, डिफिकल्ट है। यदि आप उनको निकाल दें तो क्वेश्चन बचते हैं तकरीबन तकरीबन 88 क्वेश्चन। 88 डुएबल है, जिसमें से 40 के आसपास बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको सोचने पे करते हैं मजबूर, और आप गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह आपको वो नॉट लगा देते हैं, आपको वो थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक कि ये पेपर मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान नहीं है, और इसमें कट ऑफ 70 प्लस जा सकता है, जैसा मुझे लगता है। मतलब 100 में 70 यदि आप सही करते हैं, अब उसमें तो बहुत सारे रिजर्वेशन है, मुस्लिम मुस्लिम वुमेन एंड ऑल, बट मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि 70 प्लस स्कोर विल बी ए गुड स्कोर हेयर। चलिए फिर एक बार इस पे बहस करेंगे लास्ट स्लाइड में, अभी तेजी से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक बात मैं और बोलूंगा कि ये टाइप किया हुआ है, कुछ हो सकता है थोड़ी बहुत एरर भी, क्योंकि पेपर जो मुझे भेजा गया था वो काफी स्कैन में बहुत धुंधला था। इसमें जो है, यदि कहीं पे कोई एरर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। अब यहाँ पे 4 थिंकर हैं और आपको उनके कॉन्सेप्ट लिखने हैं, इनके बुक जैसे भी हैं, इसमें आप ये भी समझ लीजिए, या उनके कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पे आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन रजनी कोठारी, वी ऑल नो कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है। यदि 4 को हम 3 से मैच करें तो 4 को 3 दो जगह है, तो इससे ये तो एटलीस्ट हट जाता है, 50-50 गेम आप खेल लेते हैं 1। अब यहाँ पे आइए, क्रिस्टोफर जेफरलेट इज वेरी फेमस फॉर राइज ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। इसके लिए बहुत फेमस है वो, ये मैं जानता हूँ, कई लोग आप लोग को जानना चाहिए। तो 2 का 1 और 2 का 1, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 2 का 1 से भी आपकी ये प्रॉब्लम दूर होती नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है डिफिकल्ट। उसके बाद आपको जो है पहचानना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है। तो वैसे चलिए मैं बता देता हूँ, वैसे ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि मार्क गैलेंटर ने लिखा है कंपीटिंग इक्वालिटीज लॉ एंड बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। तो रेस्ट तो आप इसको मैच कर सकते हैं, एक ही बच जाता है। सो इट विल बी फर्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, और सही हो जाएगा थर्ड। 3 का 4, तो 3 का 4, व्हाट इज दिस? 3 का 4 एंड 3 का 4, 2 का 1, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलिए कोई नहीं, आप इसको छोड़िए, यहाँ पे टीम ने कुछ किया है। लीला फर्नांडिस बच जाते हैं इंडिया न्यू मिडिल क्लास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, लेकिन ये क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट बन जाता है यदि ये 2 से नहीं होता है। यदि ये 2 से हो जाए, यदि रियल क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शन गलत है, तब ये क्वेश्चन जो है एवरेज मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है। 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये आसान है, ये पूछ रहे हैं कि किस जनरेशन की जो ह्यूमन राइट होती है उसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आते हैं। ये नॉर्मली जो भी स्टूडेंट थोड़े सीरियस है वो जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आते हैं, सेकंड जनरेशन में सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट आते हैं इंडिविजुअल के, और थर्ड जनरेशन में ग्रुप राइट आते हैं, इन्वायरमेंटल राइट आते हैं, डेवलपमेंट के राइट आते हैं, लाइक दैट। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस किसने प्रपोज किया? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वी ऑल नो रॉबर्ट कोहेन, जोसेफ नोए, लेकिन एडिशनली आप जान लीजिए कि पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, ये जो बुक है रॉबर्ट कोहेन जोसेफ नए ने 1977 में लिखा था, इसी में उन्होंने जो है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट का एक तरह से प्रोपाउंड किया था। इजी क्वेश्चन।
Which historical event is traditionally seen by international relation theorists as the birth of the modern state system या international state system? ये भी another easy question है. वेस्टफेलियन ट्रीटी वेस्टफेलियन पीस ट्रीटी 1648 को एक बिग बैंग इवेंट माना जाता है जिसमें कि इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम मानती है वेस्टर्न डिस्कोर्स में कि उसी दिन से शुरू होता है, लेकिन वैसे कहना बहुत डिफिकल्ट, इसमें काफी विवाद भी है. अब ये डेट मैं क्यों दे रहा हूँ वेस्टफेलिया पीस ट्रीटी का, क्योंकि ये पूछा गया पिछले बार यूजीसी नेट में, ये बहुत पिकुलियर है, याद करना है कर लो. वैसे वो वही डेट है जिसको हम यूएन डे भी कहते हैं. ब्रिक्स में कई मेंबर ज्वाइन किए हैं, ये कह रहा है सबसे रिसेंट मेंबर ज्वाइन करने वाला कौन है. वो है इंडोनेशिया, जो जनवरी फरवरी 2026 में ज्वाइन करता है. उसके पहले इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई भी ज्वाइन करते हैं, और ब्रिक्स मेंबर अब हो जाते हैं 11, क्योंकि पहले से 5 थे: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड अमेरिका साउथ साउथ अफ्रीका. ओके. द फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ से निकलता है? ये वी ऑल शुड नो कि नेहरू जी की जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थी 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने दिया था, उससे निकलती है. यहाँ तो 1947 लिखा है, आई डोंट नो व्हाई. Which one of the following understanding of identity is not constructivist in perspective? Constructivist perspective क्या होती है? जो हम डिस्कोर्स से, जो हम आपस में बातचीत करके, जो एक इंटरेक्शन से, सोशल इंटरेक्शन से कोई चीज क्रिएट होती है, कोई आइडिया, कोई नॉर्म, कोई बिलीफ, कोई आइडेंटिटी, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव है. लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, स्ट्रेटेजिक चॉइस, मैटर ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस, ठीक है, कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस, हिस्टोरिकल प्रोसेस, सभी जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं. लेकिन यदि आइडेंटिटी एक प्राइमोर्डियल अटैचमेंट से जुड़ी हुई है, आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, क्रीड कलर क्या है, तो ये तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है, ये तो गिवन है. इसलिए इसको तो आप हटा ही सकते हैं, बाकी में आप डिबेट कर सकते हैं. Who among the following said that the development should not be measured in terms of economic development alone and argued for the Human Development Index as a central measure of development? इसको यूएनडीपी ने भी अपनाया. इसमें दो थिंक करते, एक ही नहीं, एक तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इंडिया के और पाकिस्तान के महबूब उल हक, दोनों ने मिल के बनाया HDI इंडेक्स, जिसमें कि पर कैपिटा इनकम के अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जो एजुकेशन के प्रॉक्सी पैरामीटर्स भी हैं. अब यहाँ 9 नंबर आई है, द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम क्या है? वी ऑल नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर होता है स्टेट के 3 ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, वो तो इसमें है नहीं. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है सही फीचर, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं हो सकती है फेडरल सिस्टम के लिए, और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा माना जाता है. सो इट इज 1, 3 एंड 5. अब यहाँ मैच करना है ईरान, तो ईरान से आप IRGC को मैच कर सकते हैं. लेबनान में हजबुल्ला ऑपरेट करते हैं. इसराइल में आयरन डोम है, जो कि उसकी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इंडिया में अब सुदर्शन चक्र के नाम से लाया जा रहा है. अमेरिका में गोल्डन डोम. और यमन से जो है हुती ऑपरेट करते हैं, जो ईरान समर्थक है. मैच कर लीजिएगा. ये सब क्वेश्चन बहुत डुएबल है, अभी तक मैं डिफिकल्ट एक में भी नहीं टिक कर रहा हूं. हम ये गिनेंगे कितने डिफिकल्ट हैं, और उसी से कट ऑफ की डिसीजन होगी. Which of the following statement are incorrect regarding money bill? ये भी क्वेश्चन आसान है, क्योंकि we all should know कि money bill cannot be rejected by राज्यसभा. तो 1 गलत हो गया, तो 1 इसमें खत्म हो गए. अब देखिए, राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन ऑन मनी बिल, ऑफ कोर्स इट कैन, बट उसको मानना ना मानना लोकसभा के हाथ में है. राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट ए मनी बिल, ये बिल्कुल सही है. यहाँ तो इनकरेक्ट आपको कहा जा रहा है, इसका मतलब कि 1 इनकरेक्ट है. आपको इनकरेक्ट खोजने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है. तो 1 होना चाहिए, जिसमें 1 नहीं है वही खत्म हो गया, तो ये दोनों खत्म हो गया, 1 होना चाहिए. राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन ऑन मनी बिल, ये जो है सही है, इसलिए इनकरेक्ट में नहीं आएगा. तो 2 जो इसमें आएगा वो खत्म हो जाएगा. 2 इसमें, इसका मतलब 3 और 4 केवल जो है 3 और 4. ओह माय गॉड. इसके ऑप्शन को छोड़ो, जो गलत है मैं बताता हूँ. 1 गलत है, यहाँ पे टीम ने कुछ किया होगा. 1 गलत है. राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन छोड़ दो, ये गलत नहीं है. राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, गलत नहीं है. राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज, बिल्कुल सही है. 4, और राज्यसभा कैन अमेंड ए मनी बिल, नो. तो इसका मतलब
ओ, 1 and 5, तो यहाँ पे 1 and 5 है, सही है। 1 and 5 is the only correct option C. Sorry for this confusion. 1 and 5 incorrect. Which of the following expenditure are charged upon the consolidated fund of India? CFI का लो शॉर्ट में। ये 112 जो बजट से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि इन एक्सपेंडिचर पे लोकसभा में बहस नहीं होगी, सीधा अप्रोप्रिएशन बिल से ये पास हो जाएगी। ये देखो तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ लोन एंड रिडम्पशन ऑफ डेट जो गवर्नमेंट की सॉवरेन दायित्व है, पेंशन ऑफ द जजेज ऑफ हाई कोर्ट फी जो है सीएफआई से होती है, जबकि सैलरी हाई कोर्ट के जजेज की जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होती है। पिकुलियर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ सीएजी भी जो है वो भी कंसोलिडेटेड फंड से सीधे चार्ज होती है। इसका मतलब ऑल जो है सही है इसमें। 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बाय बी आर अम्बेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। शायद कंक्लूडिंग स्पीच शायद 25 जनवरी को दिया हो गया, 24 जनवरी 1950 को। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आ गई? लिबर्टी आ सकती है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आ सकती है, बल फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड देके इन्होंने इसको लड्डू बना दिया। यहाँ देखो, सिक्योरिटी डिलेमा डिलेमा इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये रियलिज्म से जुड़ा हुआ है। जॉन हर्ज ने इसको दिया था। इसका मायने ये होता है एक स्टेट अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करती है, लेकिन जो कंपेटिटर स्टेट है वो डर करके वो भी अपने सिक्योरिटी को इतना बढ़ा लेती है कि दोनों फिर से एक दूसरे के लिए जो है वल्नरेबल हो जाते हैं। सिक्योरिटी डिलेमा, लेकिन यहाँ तक पूछा जाता है और स्टूडेंट याद रखते हैं कि ये डिफेंसिव नियो रियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। तो रियलिज्म इजी क्वेश्चन। 15 पोस्ट मॉडर्निज्म इज प्राइमरली करेक्टराइज्ड बाय यूनिवर्सल ट्रूथ। नो, ये डिबंक करते हैं, काटते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी को काटते हैं। दे आर सस्पिशियस टुवर्ड्स ग्रैंड नैरेटिव, याद करो लॉयटार्ड को। तो यही सही है। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, कोई किसी भी तरह का डिटर्मिनिज्म को पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं स्वीकार करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन? हु एल्स, लेकिन हु एल्स चलो ठीक है, लेकिन सर सैयद अहमद खान जब इन्होंने दे दिया है। महात्मा गांधी रैशनल इंटरप्रिटेशन नहीं था, बहुत मोरल इंटरप्रिटेशन था। कार्ल मार्क्स का तो रिलीजन का बहुत अलग था। थॉमस हॉब्स रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट करना चाहते थे। तो रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन सर सैयद अहमद खां ही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो चोखेर बाली है, एक नॉवेल है बहुत फेमस। ये किस पे आधारित है? आप बहुत परेशान हो सकते हैं, इसको मैं डिफिकल्ट रखूंगा क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन टपक पड़ा है। ये विडो रीमैरिज पे है, आई थिंक उसी पे है, विडो रीमैरिज पे है। M.N. Roy's believe that the future of political governance should be M.N. Roy। अब देखो, सबसे बड़ा स्टेटमेंट है तो सबसे सही होगा, लेकिन ये भी डिक्टेटरशिप ऑफ स्टेट कंट्रोल जो ये कहते हैं क्या, लेकिन वो एक मार्क्सिस्ट थे तो ऐसा कह सकते हैं। सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल तो कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म, रेडिकल ह्यूमनिज्म दिया था। तो सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल तो मैं मान सकता हूँ। तो फर्स्ट भी सही है, तो बी सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट। लेकिन ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, लेकिन यदि ये फॉर्मूला याद रखोगे सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही, तो ये आसान ही होगा। 19 देखो, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडेड इन। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, आप जानते हो कि प्लानिंग स्टेट भी कर सकती है, सेंटर तो करती है। तो मुझे लगा था कि कंकरेंट लिस्ट में होगा, और कंकरेंट लिस्ट में है एंट्री 20 में, जिसको लिस्ट 3 कहते हैं। आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल उससे रिलेटेड है। विच वर्क ऑफ जियाउद्दीन बरनी डिस्कसेस द थ्योरी ऑफ हिस्ट्री राइटिंग? इन्होंने दो ही मेन बुक लिखा है, फतवा जहांदारी जिसमें कि एक एडवाइस है किंग को या सुल्तान को, और एक है तारीखी फिरोजशाही जिसमें वो लिखते हैं हिस्ट्री। तो उसी में उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग की बात की होगी। इन अर्थशास्त्र विच टर्म रेफर्स टू स्पाइज एंड सीक्रेट एजेंट? जासूस और सीक्रेट एजेंट। तो ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन है, ये तीसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको गुधा पुरुषा कहते हैं। ये तो मुझे भी पता नहीं था, मैंने देखा, आपके लिए बता रहा हूँ। उसको भी दो तरह के गुदा पुरुषा बताया उन्होंने। एक जो कि एक जगह पे स्टेशनरी रहते हैं, और दूसरे जो चलायमान रहते हैं, इधर उधर घूम करके स्पाइंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे अमात्य है जो मंत्री होते हैं, दूत जो है एम्बेसडर हैं। प्रशस्ति देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय स्टेट? ऐसे कोई भी आर्टिकल या प्रोविजन जो कि फेडरलिज्म से जुड़े हों, लाइक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट की पावर, जीएसटी प्रोविजन, लेकिन फंडामेंटल राइट
जो है वो कोई फेडरलिज्म से जुड़ी हुआ आइटम नहीं है, इसलिए 1 2 3 ही इसका सही होगा। ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है क्योंकि आप गेस कर सकते हो, कुछ लोगों को डिफिकल्ट भी लग सकता है। Which organization did Pandita Ramabai establish in 1898 for destitute मतलब बहुत गरीब women and orphans? ये क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हो क्योंकि आर्य महिला समाज तो एक फोरम था जहां पे कि औरतें अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकती हैं, लेकिन कोई हेल्प करने की जो थी, जब वो अमेरिका से लौट के आई थी, उनके पास कुछ पैसे हो गए थे, रमाबाई की जो है क्या मिशन बन गई थी, या रमाबाई फोरम बन गया था, या रमाबाई एसोसिएशन बन गया था, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, उन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमेन भी लिखा था, उससे भी कुछ पैसे मिले थे, तो उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो अभी भी चल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 में 6 टाइप की फ्रीडम मिलती है: फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, टू मूव फ्रीली, टू ट्रेड, रिसाइड एनीवेयर एंड लाइक दिस। तो रिसाइड एंड सेटल मिलता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलता है, राइट टू असेंबल पीसफुली मिलता है, लेकिन ये जो है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 30 में, तो ये तो हो ही नहीं सकता 19 में, तो उतना मुश्किल तो नहीं है, इसको मैं मीडियम रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओरिजिनल पोजिशन इन रॉल्स थ्योरी इज कैरेक्टराइज बाय वेल ऑफ इग्नोरेंस, लड्डू क्वेश्चन है, वी ऑल्सो नो। रेडिक राशिद जहां वाज एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मूवमेंट? ये भी आप गेस कर सकते हो कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से होंगे, गेस कर सकते हो, मैंने गेस किया था वो सही है, वैसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा। ये तो पिछले बार का है, पिछले स्लाइड का। कौटिल्य ने दो प्रकार से बांटा जो स्पाइस होते हैं, एक जो स्टेशनरी है, दूसरे वंडरिंग, संचारी और संस्थान, मतलब जो स्थापित है। Which one of the 27 देखो, which one of the following scholars would you associate with the anti-modernist critique of Indian secularism? Again ये difficult है, आशीष नांदे। इस पे मैंने पूरा वीडियो भी बनाया सेकुलरिज्म पे, जिन्होंने एक बुक लिखा था एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो 1989 में, और उनका मतलब ये था कि जो इंडिया ने जो सेकुलरिज्म अपनाया है, वो मॉडर्न नेशन स्टेट जो यूरोप की उसकी नकल करते अपनाया, जो हमारे इथोस से मैच नहीं करती है। आशीष नंदी, इसमें और भी जो थिंकर है उनके थॉट को पढ़ना चाहिए, खासकर राजीव भार्गवा कैसे जो है वो सेकुलरिज्म को डिफाइन करते हैं। द स्लोगन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ये किसने इंडियन पॉलिटिक्स में दिया था? जवाहरलाल नेहरू। वी ऑल शुड नो साइंटिफिक टेम्पर, ये इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। The argument that Indian democracy manages ethnic diversity through institutional accommodation, ये अगेन एक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आरेंट लिस्पा, लिस्पा। अब जैसे पढ़ लीजिए, जिन्होंने कंसोसिएशनलिज्म या पावर शेयरिंग इन द डीपली डिवाइडेड सोसाइटी पे काम किया है, उन्होंने इंडिया में कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल अकोमोडेशन मैकेनिज्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, एक्ट की है, रिजर्वेशन है, कई तरह के प्रोटेक्शन है, माइनॉरिटी की कमीशंस हैं, माइनॉरिटी राइट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, इन सब के चलते जो है, जो इथनिक डाइवर्सिटी और द लिंग्विस्टिक स्टेट है, उन सब से इंडिया ने काफी अच्छा मैनेज किया है अपनी इथनिक डाइवर्सिटी को। व्हाट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया इन ऑनर ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी हमेशा याद रखिए, नेशनल यूथ डे उनके बर्थडे पे मनाया जाता है। सुपर माइंड नहीं है, ये थोड़ा गलत यहाँ हो गया, सुपर माइंड है श्री अरविंदो की फिलोसफी का। मतलब सुपर माइंड मतलब जब हमारा ब्रेन जो है उस हाईएस्ट स्टेट को प्राप्त कर लेता है, उसको हेगल कहते हैं ना, हाईएस्ट स्पिरिट, तो हाईएस्ट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, तो हम हमारा माइंड जो है वो एक तरह से ब्राह्मण से मिलने जैसा हो जाता है, सुपर माइंड हो जाता है। और इस पे पढ़ सकते हो, सैमुअल फाइनर ने जो है इंटरेस्ट ग्रुप को करार दिया था एनोनिमस एम्पायर। इनफैक्ट उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, इंटरेस्ट ग्रुप द एनोनिमस एम्पायर। ये बहुत ही फेमस फ्रेज है जो सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री। ये मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया है जनरल विल के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जनरल विल आपके हायर सेल्फ से गाइडेड होता है, उससे जो लॉ एमिनेट करते हैं उसको यदि फॉलो करने से आपको फ्रीडम मिलती है, मोरल फ्रीडम, और यदि आप नहीं करते तो आपको फोर्स करके जनरल विल की लॉ को मनवाया जा सकता है, क्योंकि उससे आप फ्री हो गए। सो फोर्स टू बी फ्री, वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल, इसीलिए उनको टोटलिटेरियनिज्म का जनक भी कई लोग मानते हैं, रूसो। Which of the following are the devices through which representation of minority can be ensured?
आपको मैंने पहले भी कहा था कि माइनॉरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, उनके जो कंसर्न होते हैं, वो जामिया के क्वेश्चन में आपको दिख सकते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली आप तैयार करो। तो आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट पास द पोस्ट कभी माइनॉरिटी को फेवर नहीं करता है, नेवर। वो ऑलवेज मेजोरिटी मेजोरिटी ग्रुप को फेवर करता है, इसलिए इसको हटा दो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉपुलर डेमोक्रेसी है, ये तो सीधा जो मेजोरिटी में होंगे उनको फेवर करेगा, तो दो ही बच जाता है, क्योंकि दो आपको चुनना ही चुनना है। इसका मतलब क्युमुलेटिव वोट वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। क्युमुलेटिव वोट सिस्टम में क्या होती है कि जैसे मान लो कि चार कैंडिडेट हैं, और आपको ये जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब में ऐसे में चुना जाता है, और आपके पास में 500 वोट है, तो आप पूरा का पूरा 500 वोट एक कैंडिडेट को दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सब में बांट करके दो। तो उससे माइनॉरिटी को ऐसा मौका मिल जाता है कि आप अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुन सकते हो, क्योंकि आप पूरा इकट्ठा होके वोट दे सकते हो। यही काम जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट में करते हैं, जहां वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को जिताने के लिए नहीं वोट देते, बल्कि उस कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट देते हैं जो किसी को हरा सके, और एक मुश्त उसको वोट देना चाहते हैं। दैट इज कम्युनिटी वोट सिस्टम के तरह। सो 1 and 4 विल बी करेक्ट। 35 देखो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यू ऑल्सो नो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है जामिया ने, और फिर एक बार रिपीट कर दिया। सीईटी पीजी भी पूछते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ एक किस आर्टिकल में, मैंने कह दिया है आर्टिकल 79। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि हाँ ये है पार्लियामेंट के पार्ट, लेकिन किस आर्टिकल में ये आप भूल जाते हो। आर्गुमेंट दैट डेमोक्रेसी हैज लेड टू द राइज ऑफ लोअर कास्ट। ये अच्छा है, इसका ऑप्शन क्या भी होगा? यादव के साथ जाइए, जिन्होंने की एक आर्टिकल भी लिखा था, सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, जो मंडल कमीशन के बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स में है, जहां लोअर क्लास या कास्ट का अपराइज होता है। एमएन श्रीनिवास जाने जाते हैं संस्कृताइजेशन के लिए, डोमिनेंट कास्ट पे सर्वे करने के लिए। आशीष नंदी आपने भी देखा, और गेल ओमवर्ड जो है अम्बेडकर पे लिखते हैं, दलित कास्ट पे इंडिया में लिखते हैं। मोहम्मद इकबाल का कॉन्सेप्ट, जो खुदी का कॉन्सेप्ट है, खुदी इज सेल्फ। सेल्फ मतलब वो जो आपका इनर सेल्फ है, वो कैसे जो है खुदा से जुड़ा हुआ है या गॉड से, और उसकी कैसे आप उसको एक सुपर माइंड जैसा, और इन दोनों का वैसे बना सकते हो। सेल्फ रेस्पेक्टिव इंडिविजुअली, खुद ही। द थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलिगरी ऑफ केप किससे जुड़ा है? इससे आसान लड्डू क्वेश्चन हो नहीं सकता है। दीज आर द फर्स्ट लेवल लड्डू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिनेशन? ये भी बहुत लड्डू क्वेश्चन है कि एलिनेशन फ्रॉम फैमिली तो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। स्पीसीज बीइंग, प्रोसेस ऑफ लेबर, प्रोडक्ट ऑफ लेबर, खुद जो उसके फिलो बीइंग है, जो जो वर्कर हैं, उनसे भी एलिनेशन। एलिनेशन उन्होंने अपने इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में दिया था, ये भी याद कर लो, सबसे अधिक उसी में एक्सप्लेन किया था मार्क्स ने। अब यहाँ पे देखो कि वीडी सावरकर का जो थॉट है अबाउट द इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजी कौन है? सबसे बड़ा सेंटेंस, सबसे सही, इनकरेज इंडियन टू ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी टू गेन एक्सपीरियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द यूके कॉन्स्टिट्यूशन? ये स्टेटमेंट देखो कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनकोडिफाइड है, मतलब कोई रिटेन नहीं है, एंड कैन बी फाउंड इन ए नंबर ऑफ सोर्सेज। बहुत सारे कॉमन लॉ में, बहुत सारे स्टैट्यूट में, डिफरेंट जगह पे उसके सोर्सेज फैले हुए हैं। द ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन, जेरेट हार्डिंग ने लिखा था 1968 में। उसमें यही बात कहते हैं कि जो इंडिविजुअल स्वार्थी होते हैं, इसके चलते जो प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, सबकी है, वो उसको लोग ओवर यूटिलाइज करके बर्बाद कर देते हैं। गांव का जो कॉमन ग्रेजिंग लैंड है, उसको याद करो कैसे वो बंजर हो जाता है, क्योंकि सब लोग उसमें खुल करके उसमें अपने गाय भैंस को चढ़ाते हैं, बिना ये सोचे हुए कि वो कैसे रिप्लेनिश होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय जॉन रॉल्स मैक्सिमिन प्रिंसिपल? ये जनरली मैं पीजीईटी में पूछता नहीं हूं, लेकिन इन्होंने पूछ दिया है। सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही। मान लो आपको दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इसमें जो है सबसे अच्छा जो आपको अवार्ड मिलेगा वो मान लो 1 है, फिर लेकिन सबसे जो आपको खतरनाक, जो सबसे लास्ट, जिसका वर्स्ट आउटकम जो है, मान लो 2 है। यहाँ पे आपको जो है मिलता है एक्स वाई, सबसे अच्छा अवार्ड, और सबसे जो खतरनाक है वो जेड है। अब आपको मैक्सिमिन कहता है कि आप इसको छोड़ो कि इन दोनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट अवार्ड क्या है। आप देखो सबसे वर्स्ट आपका खतरा क्या है, रिस्क क्या है, ये या ये। इन दोनों में जो सबसे कम खतरनाक मतलब ऑप्शन है, उसको चुन लो। दैट इज व्हाट इट इज रिटन इन इंग्लिश है। मतलब हम सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं चुनते हैं, ऐसे ऑप्शन को चुनते हैं जिसमें कि सबसे कम जो है, सबसे खराब हमें आउटकम मिले। वर्स्ट आउटकम जिसमें लीस्ट खराब मिले, उसको मैक्सिमीन कहते हैं। यही ह्यूमन, रैशनल ह्यूमन सोचता है कि वर्स्ट आउटकम मान लो इसमें है, ए और बी में, इसमें जो वर्स्ट आउटकम थोड़ा कम तकलीफ दे है, उसको चुनते हैं।
दीनदयाल उपाध्याय फिलॉसफी प्रमोटेड धर्मराज, इसमें धर्म वही था जो कि मोरल राइटियसनेस, मोरल ऑब्लिगेशन, रूल ऑफ लॉ, कैसे जीना चाहिए एंड ऑल। ये कोई रिलीजन उस तरह का नहीं था, रूल ऑफ लॉ एंड इथिकल गवर्नेंस। The Washington Consensus typically refer to which of the following economic strategies for the developing world? अभी मैंने पहली बार देखा कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन बजाय स्टेबलाइजेशन लिखा है, लेकिन वॉशिंगटन कंसेंसस जो कि यूएस आफ्टर कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जब दुनिया न्यू लिबरल हो गई थी तो वहां पे एक कंसेंसस बना था यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जिसमें 10 पॉइंट प्रोग्राम था। फिजिकल डेफिसिट कम करो, मार्केट को आगे लाओ, स्टेट को पीछे ले जाओ, वेलफेयर पे खर्च कम करो एंड ऑल, इंटरेस्ट रेट घटाओ। और इट लेड टू एलपीजी इन डेवलपिंग कंट्री, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी का यहाँ दूसरा रूप यहाँ पे लिखा है। इसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, एसएपी, विच वाज लेड बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। 46 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज कोर्ट issues compelling a public official to perform a mandatory duty they have refused or neglected to do. That is mandamus. Mandamus, we command. We command. Mandamus. Quo warranto, by what right you are occupying a public office. Habeas corpus, produce the body. Which of the following is not a book written by B.R. Ambedkar? तो इसमें देखो, प्रॉब्लम ऑफ रूपी तो उनकी डॉक्टरल थीसिस थी, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, हु वर शूद्रास, इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, ये हमें जानना चाहिए। जयप्रकाश नारायण वॉज डीपली क्रिटिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मैं देख के या रिसर्च करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में आई थी, उससे वो काफी निराश होंगे, वेरी क्रिटिकल, क्योंकि वो एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। कई चीज उसमें ऐसे बदले गए थे जो कि किसी भी लिबरल को पसंद नहीं आएगा। 44 तो उनके इशारे पे ही किया गया था। 24 25 आई डोंट थिंक कि उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत क्रिटिकल होंगे, ऐसी कोई बात भी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज बीन अमेंडेड? ये सभी ईयर अमेंड किया गया। इनफैक्ट और भी इसमें और भी अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, इसको सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा गया, जिसपे कितना बड़ा बबेला हुआ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा आंदोलन हुआ। आर्टिकल 5 to 11 जो है सिटीजनशिप के बारे में, ही आपको जानना चाहिए। तो 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको आप जो है पीडीएम लेवल का कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एसोसिएटेड विद पेरियार? ये आप गेस कर सकते हो कि पेरियार जो है रैशनल एथीस्ट थे। यदि ऐसा था, या रेडिकल रैशनल एथीस्ट, तो नो गॉड बोलेंगे, नो रिलीजन, और ब्राह्मण तो एंटी ब्राह्मण, उनका मूवमेंट ही था, सेल्फ रिस्पेक्ट भी एंटी ब्राह्मण था। तो यहाँ वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड, शायद इजेवा कम्युनिटी जो थे उसमें उनका था, एसएनडीपी मूवमेंट जो था, चेक कर लेना। 51 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी? कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी जो है माइकल वॉल्जर ने दिया था, जो कि एक कम्युनिटेरियन थिंकर थे, ना कि रोनाल्ड डॉर्किन, जिन्होंने इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स दिया था, जो एक लक इगैलिटेरियन थिंकर है। इसलिए दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय रोनाल्ड डॉर्किन, पहले ही गलत हो गया। ये ट्रू पूछ रहा है, तो वन को निकाल दो, तो अब क्या बच गया? सीधा 2 and 3। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी डज नॉट मीन एवरीवन हैज द सेम अमाउंट। सही है। इनइक्वलिटीज इन सेवरल स्पेयर ऑफ सोसाइटी शुड नॉट इन्वेड वन अनदर, यही दो सही है। इट इज नॉट कल्चरल रिलेटिव, इट वाज ए कल्चरल रिलेटिविज्म। तो आपको तो सीधा आंसर ही मिल गया 2 and 3। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ नोबेल लाई? नोबेल लाई हम जानते हैं कि रिपब्लिक नाम के बुक में प्लेटो ने एक नोबल लाई, मतलब ऐसी झूठ जिससे कि समाज में शांति रहे। लोग कहते हैं ना कि ऐसा झूठ जिससे किसी की जान बचे, नोबल लाई है। नोबल लाई उन्होंने ये कहा था, जो कि हिंदू मिथोलॉजी में भी है। उन्होंने ये कह दिया कि जो आत्मा होती है फिलोसफर किंग की वो गोल्ड की कास्ट है, मतलब गोल्ड से कास्टेड है, बनी हुई है। जो ऑक्सिलरी क्लास है उसकी सिल्वर की, और जो प्रोड्यूसर क्लास है उसके ब्रांच की। यही बात जो है पुरुषा सुक्ता में जो है कही गई है, कि जो पुरुष के जो मुख, ब्रह्मा के जो मुख से निकले हैं ब्राह्मण, और जो उनके भुजाओं से निकले हैं क्षत्रिय, जो उनके जंघाओं से निकले हैं वो, जो उनके वो पेट से निकले हैं वैश्य, और जो उनके जंघाओं से निकले हैं या पैर से निकले हैं वो शूद्र। इस टाइप की बातें भी की गई हैं। वो भी एक नोबल लाई ही है, कोई सच्चाई नहीं है। तो प्लेटो इन रिपब्लिक।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विश्वकर्मा योजना? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो जो ट्रेडिशनल आर्टिजन है, जो हाथ से काम करते हैं, विश्वकर्मा उन्हीं के भगवान है, उनको सपोर्ट और एम्पावर करने के लिए है। तो ये थोड़ा सा मीडियम लेवल पे हो सकता है। विच आइडियोलॉजी डिस्क्राइब स्टेट एज नेसेसरी इविल? लड्डू क्वेश्चन। नेसेसरी इविल क्लासिकल लिबरलिज्म, अननेसेसरली इविल एनार्किज्म। फेलिसिफिक कैलकुलस जो है जेरेमी बेंथम ने बनाया था, जिससे कि आप खुशी को मेजर कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए तो खुशी केवल क्वांटिफिकेशन है। तो उसको मेजर किया सकती है कि कितना देर तक खुशी मिली आपको, कितने मिलने की आशा है, लाइक दैट मेनी मेनी थिंग्स जो है उन्होंने दिया था। प्रोपेंसिटी एंड नियरनेस, सर्टेनिटी एंड काफी पैरामीटर पे उन्होंने कैलकुलस बनाया था। सो ए मल्टी डायमेंशनल स्केल फॉर मेजरिंग प्लेजर एंड पेन। इसको बाद में जेएस मिल ने, जिन्होंने की खुशी को जो है हायर एंड लोअर प्लेजर में बांट दिया था, उन्होंने फेलोसिफिक कैलकुलस कैलकुलस का एक एब्सर्डिटी करार दिया कि एक मूर्खता है, हो ही नहीं सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज, क्यों? क्योंकि आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हो, हाउ यू विल मेजर क्वालिटी? अभी जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसको कैसे मेजर करो कि मुझे क्या खुशी मिल रही है? कैन यू मेजर दैट? क्वालिटी का मेजर नहीं कर सकते हो। एंड हाउ कैन यू मेजर दिस खुशी from if I would have been watching a movie, eating popcorn like that. Which among the following is not true about secularism? Not true. तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ डिफरिंग रिलीजियस ग्रुप सही है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स सही है, डेवलपमेंट ऑफ रैशनल आउटग्रुप होना चाहिए, बट राइज ऑफ प्राइमरी प्राइमेसी ऑफ रिलीजन इन सेकुलर स्फीयर ऑफ सोशल लाइफ जस्ट उल्टा है। राइज ऑफ प्राइमेसी ऑफ रिलीजन इन सेकुलर स्फीयर, नो, नो, अनट्रू। ये तो आसान है, कार्ल मार्क्स को आप कर लोगे हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म से, जॉन रॉल को वेल ऑफ इग्नोरेंस दूसरी बार आ रहा है, हेगल को जेट गिस्ट करके इन्होंने टफ किया है। जेट का मतलब होता है टाइम, गिस्ट का मतलब स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ द एज। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ हड़बड़ी के चलते, जेएस मिल की हार्म प्रिंसिपल कर लेना, इजी। Who among the following distinguish between two types of liberty, the liberty of the ancient to the liberty of the modern? Easy, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट मेरे गाइड से लेके हर जगह पढ़ते हैं। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने बुक लिखा था, द लिबर्टी ऑफ द एंशियंट कंपेयर टू दैट ऑफ द मॉडर्न। लिबर्टी ऑफ द एंशियंट, रिपब्लिकन लिबर्टी, जहां आप पब्लिक लिबर्टी है, निकलते हो, सेल्फ गवर्नेंस करते हो, सिटीजनशिप का रोल निभाते हो, खुद अपने को गवर्न करने में भाग लेते हो, पब्लिक ड्यूटी करते हो। और जो मॉडर्न का है, दरवाजा बंद किया और अपने में मतलब खो गए कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, निगेटिव लिबर्टी, इंडिविजुअलिस्ट लिबर्टी। बेंजामिन कॉन्स्टेंट। Who among the following is not a contemporary advocate of negative liberty? Negative liberty कौन दे सकते हैं? देखो, मिल्टन फ्रेडमैन, रॉबर्ट नॉजिक एंड हयाक, ये सब जितने भी लिबर्टेरियन और नेगेटिव लिबर्टी के हैं, जॉन रॉल भी निगेटिव लिबर्टी को ही बढ़ाते हुए दिखते हैं। वैसे वो कई चीजें ऐसी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड ऑल, लेकिन वो इंडिविजुअल राइट को तो एकदम बचा के रखना चाहते हैं। तो इससे आप बर्लिन भी निगेटिव लिबर्टी को प्रेफर करते हैं। सो विल बी देयर, जॉन रॉल को छोड़ के कोई बनता नहीं है, लेकिन आई डोंट नो हाउ कैन वी से कि निगेटिव लिबर्टी के नहीं है एडवोकेट। एनीवेज, which among the following is Stockwell's argument about the concept of tyranny of majority? इसमें आप देखो तो एक दो तो गलत, ओ दो ही सही है। This was coined by Alex Stockwell. अब यहाँ पे देखो, Stockwell's argument of tyranny of majority and developed by Stockwell, तो सेटलर भूल गया कि वो क्या ऊपर में लिखा है, इसके चलते ये तो सही होगा ही, तो वन। यहाँ पे जो है विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट है, ओके, तो वन जरूर करेक्ट होगा। इट रेफर्स टू मेजोरिटी रूल, ये भी सही है, तो टू भी सही है। मतलब आपको टू मिल गया, इसका मतलब कि आपका सब बाकी गलत है, क्योंकि आपका दो ही सही है। तो जेएस मिल डिड नॉट डिस्कस, ही डिड डिस्कस दिस आइडिया इन हिज बुक ऑन लिबर्टी। उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। चौथा है, टिरेनी ऑफ मेजोरिटी कैन नॉट बी मिटिगेटेड, कैन बी मिटिगेटेड बाय काउंटर मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशन लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूशन से आप जो है उसको कंट्रोल तो कर ही सकते हो, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वन एंड टू सही है। 61 देखो, विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी? तो रॉबर्ट डहल डेवलप्ड ए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी विच इज डिस्क्राइब्ड एज पॉलीआर्ची, जहां की इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल से भी जो है गवर्नमेंट या सरकार से जुड़ता है और अपनी ग्रुप एसोसिएशन के थ्रू, पॉलीआर्ची। तो वन जरूर होना चाहिए, करेक्ट। तो वन इसमें है, तो ये दो तो खत्म हो गया। अब यहाँ वन एंड थ्री फोर, तो चलो थ्री फोर कल पढ़ लेते हैं। इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द एबिलिटी ऑफ मासेस टू लीड। नो, मास कभी लीड नहीं कर सकती, मास बेचारी बाय स्टैंडर्ड ही होती है, लीड लीड करते हैं। तो थ्री तो गलत हो गया, इसका मतलब वन एंड फोर, फोर पढ़ लेना, वही सही होगा।
Who among the following advocated entitlement theory of justice? लड्डू। इस बुक में एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में 1974 में रॉबर्ट नॉजिक ने जवाब दिया जॉन रॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस। 1971 को अपने लिबर्टेरियन अकाउंट ऑफ जस्टिस जो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यदि हिस्टोरिकली यदि आपने जस्ट इंटाइटलमेंट पाया है प्रॉपर्टी का, उसको जस्ट ट्रांसफर किया है सब्सिक्वेंट ईयर में, तो अभी आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो जस्ट है, कोई छीन नहीं सकता उसको। रॉबर्ट नॉजिक है। आप देखते हैं लिबर्टेरियन, टी एच ग्रीन मोरल आइडियलिस्ट, रोनाल्ड डॉकिन हम लोग डिस्कस कर लिया। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज पॉपुलिज्म? पॉपुलिज्म जो है ये टर्म बेसिकली वेस्टर्न डिस्कोर्स का है, जो लिबरल डिस्कोर्स है वहां पे ये माना जाता है कि जो एक सेमी फासिस्ट रेजिम पूरे दुनिया में लिबरलिज्म के नाक के तले उभर रहा है, वो पॉपुलिज्म है, जहां एक कैरिस्मेटिक लीडर आता है और वो मतलब छा जाता है पूरे समाज पे, और वहां पे जो है ट्रू पीपल और जो अदर पीपल के बीच में जो है वो द्वंद होती है। जो करिस्मेटिक लीडर होता है वो ट्रू पीपल का लीडर होता है, सन ऑफ द सॉइल को बाहर से आए हुए लोगों को भगाओ। तो रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनलिज्म इमिग्रेंट नहीं होता है, नेशनलिज्म सर चढ़ के बोलती है, इमिग्रेंट को भगाने की बात होती है, उनको घुसपैठिया समझा जाता है, उनको निकालने की कोशिश की जाती है, और इंडिविजुअल राइट को भी लोग अपने हनन करने पे तैयार होते हैं क्योंकि लीडर इतना पॉपुलर है, और ट्रू पीपल की रक्षा और ट्रू इथिक्स जो है या ट्रू जो बिलीफ है उसको रोकने उसको रक्षा के लिए वो खड़ा होता है। सो करिस्मेटिक लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉमन पीपल एंड ए करप्ट इलीट, ये भी इलीट के अगेंस्ट भी लोग उठ के खड़े इसमें होते हैं। तो 1 and 3। Which of the following is not one of the W.W. Rostov's theory of stages of growth? W.W. रोस्टोव जो कि एक मॉडर्नाइजेशन या डेवलपमेंटलिज्म के थिंकर थे अमेरिका के, उन्होंने एक बुक लिखा था 1960 में, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस जो डेवलपिंग कंट्री के थे इकोनॉमिक ग्रोथ का कहा था। द ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, द ड्राइव टू मेच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। उन्होंने डिपेंडेंसी स्टेज नहीं कहा था। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरलिज्म क्या है इसमें से? देखो, सेपरेशन ऑफ फैक्ट फ्रॉम वैल्यू है, तो ए तो होगा, सब में ए है। न्यू पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड इंपेरिकल, ये भी होगा, तो बी भी होगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, चलो जो देखते हैं। ए हिस्टोरिकल तो बिल्कुल था कि हिस्टोरिकल उसको नहीं होना है, जो कि नॉर्मेटिव हिस्टोरिकल होते, तो डी। तो चूंकि क्वालिटी, देखो वैसे तो इसमें फोकस क्वांटिटेटिव था लेकिन क्वालिटेटिव को छोड़ नहीं दिया गया था, एक तरह का वो भी था, तो मैं तो इसके साथ जाऊंगा, एबीसीडी लूंगा। आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, आप इसको हटा भी सकते हो, तो इन दैट केस ए बी डी होगा। ये भी ज्यादा सही भी हो सकता है क्योंकि ये क्वांटिफिकेशन, चलो मैं इसको रिवाइज करता हूँ, आई विल गो विथ ए बी डी। क्योंकि जामिया जो है ऐसे बेवकूफ टाइप के नहीं पूछते, तो उन्होंने ये कहा कि आपको एक तरह से एलिमिनेट करने का है कि क्वालिटेटिव, ये बिल्कुल नहीं था, एकदम एक ही तरफ जाओ, तो वो है क्वांटिटेटिव। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लिबरल फेमिनिस्ट फिलोसफर सुजान मिलर ओकिन? वी ऑल शुड नो कि उन्होंने जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली लिखा था, तो 3 तो जरूर होगा। 3 इसमें है, इसको हटा दो आप। 1 2 में देखो केवल। ओकिन स्ट्रांगली डिफेंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, यहाँ पे से लगा दो, फैमिली कैसे करेंगे, फैमिली तो इनजस्टिस होता है। ओकिन डिड नॉट एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ द परसेप्शन ऑफ द वुमेन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, गलत है। ओकिन डिड एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ द परसेप्शन ऑफ द वुमेन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, तो ये बिल्कुल सही है। 1 and 2 यहाँ पे देखो, ओकिन वॉज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न थियोलॉजी इंक्लूडिंग दैट ऑफ रॉल। 4 ज्यादा सही है। ओके, इन दैट केस इन दैट केस, इसमें से सही जो है वो ये है 3 and 4, आई विल गो विथ 3 and 4। So 3 and 4 I will go with 2, I don't know, चलो इसको चेक कर लेना। 3 and 4 is better option. Which of the following statement is correct? Statement 1, perestroika means increase openness and transparency in government and institution and activity. No, उल्टा है। ये जो है ग्लासनोस्ट का है, ग्लासनोस्ट रेफर टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, ये पेरेस्ट्रोइका का है। बोथ आर इनकरेक्ट, जस्ट इसको फ्लिप कर दो, उलट दो, ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द, ये गर्वाचोव का दिया हुआ था, यू शुड नो, और वही बोतल का जिन था जो कि यूएसएसआर को तहस नहस कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑरबिंदोज पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट? ऑरबिंदो एडवोकेटेड ऑर्गेनाइज रैशनल पैसिव रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल सही है। पैसिव रेजिस्टेंस, ऑर्गेनाइज रैशनल।
फॉर नेशनल इमेंसिपेशन, ये मिलता जुलता था जो सत्याग्रह जैसा था गांधी जी का, तो वन सही है। औरबिंदो कंसीडर्ड सनातन धर्म एज द वर्ल्ड रिलीजन, ये भी एक तरह सही है। औरबिंदो, इसका मतलब वन एंड टू तो सही हो गया। तो औरबिंदोज व्यू ऑन कास्ट डिफर्ड ग्रेटली विद महात्मा गांधी, नॉट ग्रेटली, थोड़े बहुत डिफरेंस, लेकिन वो भी उसी टाइप का था। ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ स्वदेशी, ही वॉज अगेंस्ट, नो, ही वॉज फॉर द आइडिया ऑफ स्वदेशी इकोनॉमी इन बाइकॉट। सो वन एंड टू बेटर है। फिर भी मैं उसमें टिक कर रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सब डिफिकल्ट हो सकता है। Who among the following considered capitalists as the trustee of the private property? Trusteeship जो थॉट है गांधी जी की, यही तो है कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी उनकी प्रॉपर्टी नहीं, वो समाज की प्रॉपर्टी के जस्ट एक ट्रस्टी है, वो समाज की प्रॉपर्टी है गांधी जी। Who among the following are associated with the structural functional approach? We all know कि अल्मंड ने पावल के साथ बुक भी लिखा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे, लेकिन रॉबर्ट के मेर्टन हैं कि नहीं, ये आप यूजली कंफ्यूज कर सकते हैं। वो हैं, उन्होंने मैनिफेस्ट फंक्शन, डाइस फंक्शन, इन सब पे काम किया। ही वाज आल्सो ए फंक्शनलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट थे। तो आई विल गो विथ 1 2 3 कार्ल डेच, जो कि कम्युनिकेशन थ्योरिकल जाने जाते हैं, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट नाम की बुक लिखते हैं। वो मुझे नहीं लगता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से के ठीक कर हो सकते हैं। Who among the following coined the term imagined community? We all should know कि इसी नाम की बुक लिखी थी बेनेडिक्ट एंडरसन ने नेशनलिज्म पे 1983 में। Who among the following considered the state the highest of all institutions and called the association of association? ये क्वेश्चन आपको खासा परेशान कर सकता है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन जो है वो लास्की जैसे जो प्रोलिस्ट हैं वो कहते हैं, खास करके आर एम मैक्लिवर ने कहा है। और स्टेट को इतना हाईएस्ट पेडेस्टल बिठाने वाले जो हैं वो एरिस्टोटल हो सकते हैं। तो आई डोंट नो कि ये कौन सा सही होगा, एरिस्टोटल या लास्की। चलो मैं एरिस्टोटल पे क्लिक करता हूँ, लेकिन वेरी डिफिकल्ट और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। मैकियावेली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्चूना, व्हाट डज इट मीन? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर्चूना जो है एक मैलेवोलेंट कैप्रिसियस, मतलब ये जो तबाही लाने वाली बुरी आत्मा के जैसे फोर्स है, जो कि 50% ह्यूमन के अफेयर को तय करती है। 50%, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया, बाकी पढ़ना ये सही नहीं है। विच थ्योरी ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन सेज दैट कोऑपरेशन इन वन एरिया लीड्स टू स्पिल ओवर अदर्स, जैसे यूरोपियन यूनियन एंड ऑल। आपको याद होगा मैंने बहुत बार फंक्शनलिज्म बताया, फंक्शनल इंटीग्रेशन बताया है डेविड मेटर्नी का, कि एक एरिया में कोऑपरेशन दूसरे एरिया में स्पिल ओवर करता है, और उससे जो है कोऑपरेशन बढ़ती है, कोऑपरेशन डीपर होता है। डेविड मेटर्नी जो लिबरलिज्म की थ्योरी है फंक्शनल इंटीग्रेशन, लेकिन नियो फंक्शनलिज्म जो है इसी थ्योरी को, स्पिल ओवर को, रीजनल इंटीग्रेशन लाइक आसियान, सार्क और ईयू में उसको इस्तेमाल करते हैं। ये लाया है आर्ट्स बी हास ने, इसको भी याद कर लो, नियो फंक्शनलिज्म। डिफिकल्ट क्वेश्चन में पिछले मार्क नहीं कर पाए, नियो फंक्शनलिज्म वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेस द ब्यूरोक्रेसी एज एन यूनिवर्सल क्लास? किसने जो है स्टेट को यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का एरिना माना था? वो थे हेगेल। तो स्टेट को कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी इज ए यूनिवर्सल क्लास, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं यूनिवर्सल फ्रीडम, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म एंड ऑल। हेगेल। डिफिकल्ट क्वेश्चन। Which of the following did Gramsci employ as a military analogy to outline two types of revolutionary strategy? उन्होंने ये कहा था कि यदि आपको हेजेमनी एस्टेब्लिश करनी है सबअल्टर्न क्लास को, तो वॉर ऑफ पोजीशन है, वॉर ऑफ मैन्यूवर है। वॉर ऑफ पोजीशन जो है वो एक बहुत लंबी लड़ाई है, जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, जो 10-20 साल में आप हरा सकते हो यदि आपने मेहनत किया, आपके ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ने मेहनत किया। वॉर ऑफ मैन्यूवर है कि आप सड़क पे आ जाओ और तख्ता पलट करने की कोशिश करो। तो इन्होंने आर्मी से लिया था, सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही। डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट हाइपर ग्लोबलिस्ट? हाइपर ग्लोबलिस्ट मतलब ग्लोबोफाइल्स हैं, जो कि ग्लोबलिज्म को ट्रू मानते हैं, सही मानते हैं। जो स्केपिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये सब बिल्कुल शाम है, तो हमेशा जैसा होता आया है, और ग्लोबलिज्म की बुराई भी वो करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट हैं, जो कि कुछ मायने में ग्लोबलाइजेशन अच्छा है और कुछ में बुरा, और सब कुछ बदल रहा है पर्सपेक्टिव, ऐसा वो मानते हैं। स्टेट जो है मजबूत भी हो रहा है, कमजोर भी हो रहा है एक ही साथ। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट लाइक डेविड हिल। हाइपर ग्लोबलिस्ट पहला ही स्टेटमेंट देखो, जो सबसे लंबा स्टेटमेंट है। They believe that we are living in a truly globalized world, that all activity are in some way linked to globalization. तो ये हाइपर ग्लोबलिस्ट ऐसा ही कहेंगे। यहाँ दो स्टेटमेंट देखो, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज द फाउंडिंग एंड सोल रूलिंग पार्टी ऑफ द पीपल रिपब्लिक चाइना। कौन बोलेगा नहीं?
लेकिन ये देखो, लिबरलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक इज आइडियोलॉजी, नो, लिबरलिज्म नहीं, कम्युनिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। तो ये गलत है स्टेटमेंट टू, तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज इनकरेक्ट। हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट क्या लाती है 1920s में? वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच लाती है या बिहेवियरल रिवॉल्यूशन लाती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अरब स्प्रिंग? अरब स्प्रिंग एक तरह से लोग उतर आए थे आंदोलन करने के लिए फॉर डेमोक्रेसी अगेंस्ट द ऑथोरिटेरियन डिक्टेटर्स रूल इन अरब वर्ल्ड, जो अफ्रीका से लेके और मेडिटेरियन के उस पार अरब वर्ल्ड में फैल जाती है। सो अरब स्प्रिंग वाज ए सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अपराइजिंग एंड आर्म्ड रिबेलियन। ये शुरुआत जो है जैस्मिन रिवॉल्यूशन ट्यूनीसिया से होती है, ना कि इजिप्ट से, इसलिए ये गलत हो गया। अरब स्प्रिंग वाज पीसफुल नहीं था, इसमें बहुत लोगों ने गोली भी खाई थी। द अरब स्प्रिंग वाज प्राइमरली एन इकोनॉमिक मूवमेंट, नो, इट वाज एन फॉर डेमोक्रेसी मूवमेंट्स, ओनली वन इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मॉडर्न हाइब्रिड रेजिम? हाइब्रिड रेजिम जो, यदि आप इकोनॉमिस्ट मैगजीन का लोगे डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो उसमें हाइब्रिड रेजिम जो है, रेजिम उसको कहते हैं जो डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म का मिला जुला रूप है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोक्रेटिक फीचर विद डेमोक्रेटिक वन, तो वन जरूर सही होगा, तो ये दो हटा दो। टू थ्री को देखते हैं, हाई लेवल ऑफ करप्शन इसमें पाया जाता है हाइब्रिड रेजिम में, क्योंकि ये सही नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन एंड मल्टी पार्टी सिस्टम तो होती है इसमें, तो ये भी सही है। हाई लेवल ऑफ सिटीजन ट्रस्ट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, दिखाने के लिए इलेक्शन एंड मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन वो सब भी हाईजेक्ट होता है, करप्शन होती है, और ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एक ही साथ दिखते हैं। तो यदि दो ही चुनना है तो वन एंड टू जो है, वन एंड टू इज मोस्ट गुड, यदि आप इसको कह सकते हो। वन एंड थ्री अब यहाँ पे आके बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हाइब्रिड रेजिम में करप्शन भी होती है और प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन एंड मल्टी पार्टी सिस्टम भी होता है, क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी जैसी चीज भी है। तो वन एंड थ्री होगा, हाई लेवल ऑफ करेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन है? आई डोंट नो, वन टू, वन थ्री, क्वेश्चन मार्क, कंफ्यूजिंग। दोनों ही सही हो सकते हैं आपका। ये है कि क्योंकि हाइब्रिड रेजिम इज नॉट ए गुड रेजिम, सो हाई लेवल ऑफ करप्शन भी इसमें होती है। लेकिन यदि आप उस पे जाओगे कि चलो प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन मल्टी पार्टी सिस्टम है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोक्रेटिक है, तो मे बी वन एंड थ्री इज बेटर आंसर, आई रिवाइज, बट वेरी वेरी डिफिकल्ट। अकॉर्डिंग टू जीन जैक रूसो, जनरल विल क्या है? तो जनरल विल जो है, जो सबसे देखो लंबा स्टेटमेंट, जब सभी इंडिविजुअल अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होके सबके कॉमन गुड के लिए सोचते हैं और तब डेलिब्रेट करते हैं, उससे जो निकल के आता है वो जनरल विल है। विच इज द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना सबसे डिफिकल्ट है, इंडिया की सेमी रिजिड है। विच थ्योरिस्ट, इसलिए 100 से अधिक बार उसको बदला गया है। विच थ्योरिस्ट फेमसली क्रिटिसाइज द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइबिंग द मिथ एंड प्रोवर्ब? ये बहुत ही फेमस लाइन है जो हमेशा याद रखना है, हर्बर्ट साइमन। इसी के चलते एरा ऑफ चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। मैच करो जूडिथ बटलर को यहाँ मैच कर सकते हैं, जेंडर परफॉर्मेटिविटी या जेंडर ट्रबल नाम के बुक से। कार्ल पॉपर, फॉल्सिफिकेशन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। थॉमस कुन, मैंने कई बार कहा भी था, याद रखना, पैराडाइम शिफ्ट। एंड किम्बरले क्रेसनो, इंटरसेक्शनलिटी, कई तरह के आइडेंटिटी क्रिस क्रॉस करते हैं वुमेन के लाइफ चॉइसेस को फिक्स करने में, मैच कर लेना। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। What were the four major themes of NPA? We all remember relevance, value, social equity, change, client focus. थ्योरी ऑफ ऑटोनोमस ओवर डेवलप्ड स्टेट, ये हमजा अलवी का ये कॉन्सेप्ट है, बांग्लादेश पाकिस्तान में उन्होंने स्टडी किया था। ओवर डेवलप्ड स्टेट वो है जो कि स्टेट सोसाइटी के कंपैरिजन में पहले ही आगे बहुत बढ़ के डेवलप होकर के मेच्योर हो गया। सोसाइटी कहीं पीछे रह गई है, स्टेट कहीं बहुत आगे निकल गया है, जैसा कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में हुआ है। सो हमजा अलवी वाली पाकिस्तानी सोशलिस्ट तो सही है, तो थ्री तो होना ही चाहिए। तो थ्री केवल दो में है, इन दोनों को काट दो। अब यहाँ देखो, वन तो दोनों में सही है, पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो सही है। अब चलो हम लोग देखते हैं इसमें, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? थ्री थ्री कॉमन है, वन वन कॉमन है, टू फोर पढ़ते हैं। डोमेस्टिक डोमिनेंट क्लासेज आर नॉट अंडर मेट्रोपॉलिटन पैट्रोनज, होते हैं पैट्रोनज में, तो दो वाला गलत है, तो वन थ्री फोर बाकी पढ़ लेना। 74th अमेंडमेंट में द लोकल बॉडी जो ट्रांजिशनल रूरल से अर्बन एरिया के तरफ जो जाती है उसको कहते हैं नगर पंचायत। अमृत स्टैंड फॉर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये रटने की बात है, मिशन
स्कीम, ये सब काफी पूछते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसी हिसाब का मैच हो जाएगा। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड 41 जो है वो हो जाएगा राइट टू वर्क। मीडियम ट्रिम का जो फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, जो डब्ल्यूटीओ के एजेंडा में आता है। यहाँ पे मेटा नैरेटिव का मतलब ये होता है ग्रैंड नैरेटिव, मतलब कि कोई हिस्टोरिकल पूरा एक, कि ऐसे हिस्ट्री में ये हुआ था, ये हुआ था, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन हिस्टोरिकल टर्म। सो टू से इसको मिला दो। डिस्कोर्स का मतलब ये है कि नॉलेज पावर नेक्सस, कैसे डिस्कोर्स से नॉलेज बनाया जाता है। फ्रैगमेंटेशन जो है वो मल्टीपल आइडेंटिटी पोस्ट मॉडर्निज्म में, और डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ब्रेकिंग द फिक्स्ड मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज वर्ड्स। Which scholar is most closely associated with the public choice approach? जैसे ही public choice approach का जिक्र है, public choice मतलब कि पब्लिक डिसीजन मेकर जो होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट या लीडर, सभी सेल्फ इंटरेस्टेड स्वार्थी होते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड में जब मिल करके कोई डिसीजन लेते हैं, पब्लिक डिसीजन को पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, तो वो चूंकि वो जानते हैं कि पीपल की नजर उन पे है, और दे वर्क अंडर द कंस्ट्रेन ऑफ रूल नॉर्म एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, यदि इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म स्ट्रांग हो तो एक अच्छी डिसीजन आ जाती है, वो सबके भले के लिए होता है। डिस्पाइट दिस कि वो जो एक्टर हैं डिसीजन मेकर, वो तो अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। Vincent Ostro. Which organization was established as a result of the 1944? Yes, Bretton Woods Agreement. Bretton Woods Conference Agreement से दो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, IMF जो यहाँ पे पूछा गया एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए, और दूसरी आती है वर्ल्ड बैंक जो बहुत सस्ती लोन देती है, प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है गरीबी मिटाने के लिए, एनवायरमेंट के लिए, एनर्जी के लिए डेवलपिंग वर्ल्ड में। ग्रीन इंडिया डिजिटल मिशन का फोकस जो है फॉरेस्ट को मॉनिटरिंग करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जानना चाहिए। द क्लोजर ऑफ विच स्ट्रेटेजिक वाटरवे डिसरप्टेड ग्लोबल ऑयल ट्रेड, ये लड्डू क्वेश्चन है कि इस पे तो बहुत दूर तक पूछा सकता है, तो हॉर्मोज के बारे में सबसे आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ ध्यान रखना कि बाबल मंदाब पे हुती बैठे हुए हैं जो रेड सी को चोक कर सकते हैं। Which institutional device originally from Sweden is designed to reduce citizens' grievance against administrative injustice? लोकपाल को इंग्लिश में ओम्बड्समैन कहते हैं, और फर्स्ट जो ओम्बड्समैन आया था वो स्वीडन, उसी से पूरी दुनिया में इस बात को फैली कि ओम्बड्समैन होने से करप्शन कम होगा, सिटीजन की ग्रीवांस सुनी जाएगी। यस्कल ड्रोर ने जो है वो ऑप्टिमम पॉलिसी मॉडल दिया था, जिसमें कि रैशनल अप्रोच के साथ एक एक्स्ट्रा रैशनल नॉर्मेटिव अप्रोच भी अपनाया जाए। नॉर्मेटिव मतलब इंट्यूशन, वैल्यू प्रेफरेंस एंड एक्यूट रियलिटी परसेप्शन, तो दोनों का मिक्स रैशनल प्लस नॉर्मेटिव यस्कल ड्रोर, ये याद रखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें है। मैक्स वेबर की टिपोलॉजी ऑफ डोमिनेशन, मैं इसको लीडरशिप पढ़ रहा हूँ। विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन द राइटनेस ऑफ लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ, मतलब लीगल रैशनल अथॉरिटी, ना कि करिस्मेटिक और ट्रेडिशनल। लीगल रैशनल। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट पावर वाज प्रोपाउंडेड बाय जोसेफ नई जूनियर। स्मार्ट पावर उनके अनुसार से हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का जुडिशियस मिक्स है। आई होप कि आपको पता है कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर क्या है। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से यदि हम इसको देखें कि कितने क्वेश्चन टफ थे, मैंने सब में शायद मार्क नहीं किया है। 10 to 12 क्वेश्चन वे डिफिकल्ट। करीब 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो मीडियम टू डिफिकल्ट थे, और करीब 40 क्वेश्चन जो है इजी थे। बाकी जो है इजी टू मीडियम कह सकते हैं। ऐसे में मैं फिर से कहूंगा कट ऑफ जो है जामिया के कम्पिटिटिवनेस को देखते हुए 70 प्लस जाएगी। जनरल में इसी अनुसार से आप उसको कम कर सकते हो। इट वाज अ वेरी बैलेंस पेपर। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन एरर है इसमें, जहां पे कि मुझे भी कंफ्यूजन हुई है, तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ओवरऑल ए वेरी गुड पेपर। तो चलो मिलते हैं फिर एक किसी वीडियो के साथ। गुड लक डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप जामिया की आईआर, जैसा मैंने बताया, यदि आप दे रहे हैं एरिया आईआर एंड एरिया स्टडी, तो आपके चांस बूस्ट हो सकते हैं। 15 डेज क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। तो आप एएमयू दे रहे हैं, सीपीजी या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तो अभी भी आपके लिए चांस है कंबाइंड पीजीईटी बैच ज्वाइन करने का, जिसमें आपको बहुत सारे
ऐसे रिसोर्स मिलेंगे मॉक के अलावा जो आपके चांसेस को बूस्ट करेंगे। यदि आप यूजीसी नेट की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जून बैच, तो दो उसमें सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, पॉल साइंस और IR इंडिया स्टडी। रजिस्टर करने के लिए अपने नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे भेजें। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं पॉल साइंस हेल्प से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने जो संदेह है उसको मिटा सकते हैं, या कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह काउंसलिंग एक दो लाइन में दे दी जाए तो आप जरूर मेल करें। paulsciencehelp.in वेबसाइट है, ईमेल paulsciencehelp@gmail.com, टेलीग्राम @paulsciencehelp है और ट्विटर @paulsciencehelp। चलिए मिलेंगे किसी एक और वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड लक।